हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि पूंजी शब्द जो है किसी भी कंपनी की हम स्थापना करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे एकाकी हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे कंपनी हो, सभी के अंदर हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के कोई भी व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए पूंजी के अंतर्गत ये संरचना शब्द क्या है? तो संरचना शब्द वैसे तो एक इन साइंस ऑफ इंजीनियरिंग का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि विभिन्न हिस्सों को मिला करके हम उसकी संरचना करते हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत जब पूंजी की बात आती है तो पूंजी कहाँ कहाँ से प्राप्त की जाएगी। पूंजी संरचना का मतलब है कि आप पूंजी कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे, किन किन स्रोतों से आप पूंजी प्राप्त करेंगे। अब आप किसी व्यवसाय की बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें लायबिलिटी साइड में पूंजी के अंतर्गत इक्विटी शेयर कैपिटल भी होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होती है, आपके रिजर्व एंड सरप्लस जिसको रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं वो भी होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी होती है, करंट लायबिलिटी भी होती है, डिबेंचर्स भी होते हैं। तो लायबिलिटी के कई सारे पार्ट उसमें होते हैं जिनके द्वारा पूंजी प्राप्त की जाती है। अब ये जो पूंजी है इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करें, कहाँ कहाँ से, तो पूंजी संरचना के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हम शामिल करें और उसका अर्थ जो है पूंजी संरचना का क्या है, हम पूंजी संरचना किसे कहेंगे। तो पूंजी संरचना जैसे आपको बताया कि सबसे पहले जो व्यवसाय में जो प्रारंभ में जो व्यवसाय किया जाता है तो उसमें अंश पूंजी के द्वारा व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। फिर जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता जाता है हम ऋण पत्रों के द्वारा पूंजी प्राप्त करते हैं, प्रतिधारित अर्जनों के द्वारा हम पूंजी प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो पूंजी जो है विभिन्न स्रोतों से जो है वो प्राप्त की जाती है और विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करके उसको हम पूंजी संरचना के नाम से जानते हैं। ये जो पूंजी संरचना है, अब इसमें किस स्रोत से कितनी पूंजी ली जाए, तो यही एक कला है जिसके अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है व्यवसायी द्वारा कि कम से कम लागत पर हम पूंजी प्राप्त करें। क्योंकि पूंजी आप किसी से भी लेंगे तो उसकी कोई ना कोई लागत उसकी अवश्य होती है, चाहे ब्याज के रूप में हो, चाहे लाभांश के रूप में हो। तो जितनी न्यूनतम लागत पर हम अधिकतम प्रत्याय कैसे प्राप्त करें, उस पूंजी से पैसा कैसे कमाएं, वो हमें देखना आवश्यक है। तो इस पूंजी संरचना के हम जो है वो कई नामों से हम जानते हैं। जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि पूंजी संरचना का मतलब पूंजी कलेवर भी उसको कहा जाता है, पूंजी का स्वरूप भी कहा जाता है, पूंजी का ढांचा भी उसको हम कह सकते हैं, पूंजी का संगठन भी हम उसको कह सकते हैं। तो पूंजी संरचना के अंतर्गत क्या इसका मतलब क्या हुआ, जैसा आप देख रहे हैं कि पूंजी संरचना के अंतर्गत किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार तथा प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति के सापेक्षित अनुपात के बारे में निर्णय लिया जाता है ताकि पूंजी मिश्रण की सही जानकारी मिल सके। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पूंजी संरचना का मतलब ये है कि किसी भी व्यवसाय की पूंजी में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी, डिबेंचर्स कितने होंगे, रिटेन अर्निंग्स कितने होंगे, कहाँ कहाँ से पूंजी हमको कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त करनी है, वो एक प्रकार से पूंजी संरचना कहलाती है। अब इसकी कई परिभाषाएं अलग अलग लेखकों ने दी हैं। जैसे वेस्टर्न और हमने कहा कि पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंधन होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, अधिमान अंशों और शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है। आर.एच. वेसल ने कहा कि पूंजी संरचना का उपयोग प्राय किसी व्यावसायिक संस्था में विनियोजित कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने इसका अर्थ अलग अलग बताया है। तो पूंजी संरचना का मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवसाय में पूंजी है वो किन किन स्रोतों से हमने पूंजी प्राप्त की है और उनका आपस में अनुपात जो है वो क्या है। अब दूसरा शब्द आता है, एक पूंजीकरण शब्द आता है। पूंजी संरचना के साथ साथ एक पूंजीकरण शब्द आता है जिसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो बहुत से लोग दोनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं समझते हैं, पूंजी संरचना और पूंजीकरण को एक ही मानते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क है। फर्क क्या आता है कि पूंजीकरण एक प्रकार से क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटी बताता है कैपिटलाइजेशन जो है, और इसमें संस्था की जो दीर्घकालीन पूंजी है उसकी कुल मात्रा को निर्धारित हम करते हैं।
जबकि पूंजी संरचना जो है वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, परिमाणात्मक अवधारणा जो है, इसको हम इसको गुणात्मक अवधारणा जिसको हम कह सकते हैं। तो पूंजीकरण जो है वो तो ये बताता है कि व्यवसाय की कुल पूंजी कितनी होगी, कितनी पूंजी की मात्रा, टोटल पूंजी बताता है। और पूंजी संरचना जैसा ऊपर आपको बताया कि वो जो पूंजी की मात्रा है वो अलग अलग किस रूप में हमने प्राप्त की है, समता पूंजी से कितनी ली है, अधिमान अंश पूंजी से कितनी ली है, ऋण पत्रों से कितनी ली है, उनका अनुपात जो है पूंजी कुल मात्रा का वो पूंजी संरचना के तहत जो है वो आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस पूंजीकरण और पूंजी संरचना के अंतर्गत जो है वो देखा जाता है। फिर एक शब्द आता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वित्तीय संरचना। तो पूंजी संरचना और वित्तीय संरचना में क्या अंतर है, ये भी कई बार बात आती है कि हम इसको एक ही तरह से हम लेते हैं। तो वित्तीय संरचना और पूंजी संरचना में भी पर्याप्त अंतर हमको देखने को मिलता है। पूंजी संरचना जो है वो स्थायी अर्थ प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें केवल पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों को ही सम्मिलित किया जाता है। जैसे अंश पूंजी आपको बताया, अधिमान अंश पूंजी है, ऋण पत्र है, इनको हम शामिल करते हैं, दीर्घकालीन स्रोतों को हम शामिल करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स है। लेकिन जो वित्तीय संरचना है, वित्तीय संरचना संस्था की संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन होता है। तो वित्तीय संरचना के अंतर्गत जो संस्था के कुल दायित्व हैं उनको इसमें लिया जाता है। अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के दायित्वों को हम वित्तीय संरचना के नाम से जो है वो जानते हैं। तो एक प्रकार से पूंजी संरचना जो है वो वित्तीय संरचना का ही एक भाग कहलाती है। पूंजी संरचना वित्तीय संरचना का भाग है। वित्तीय संरचना बड़ा शब्द है और पूंजी संरचना उसका एक प्रकार से छोटा शब्द हम जो है वो कह सकते हैं। तो पूंजी संरचना वित्तीय संरचना के अंतर्गत ही जो है वो आती है। इसको इस प्रकार से आप जो है वो समझ सकते हैं। पूंजी संरचना का मतलब है समता अंश पूंजी प्लस अधिमान अंश पूंजी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो ये दीर्घकालीन जो है वो स्रोत पूंजी के जो है वो हो गए, या हम कह सकते हैं दीर्घकालीन दायित्व प्लस दीर्घकालीन ऋण, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और इसमें लॉन्ग टर्म लोन यदि हम और जोड़ दें तो एक प्रकार से वो जो है वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है। अब वित्तीय संरचना की जब हम बात करें तो जैसा अभी आपको बताया कि इसमें दोनों प्रकार के दायित्व हम लेते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो दीर्घकालीन दायित्व प्लस चालू दायित्व, इनको हम जो है वो वित्तीय संरचना कह सकते हैं, या कह सकते हैं पूंजी संरचना में चालू दायित्व जोड़ देंगे तो वो वित्तीय संरचना हो गई। तो पूंजीकरण, पूंजी संरचना और वित्तीय संरचना, इन तीनों को एक चार्ट के माध्यम से आप यहाँ अच्छी तरह समझ सकते हैं। पूंजीकरण कुल मात्रा को दिखाता है, पूंजी संरचना दीर्घकालीन पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों को बताता है, और वित्तीय संरचना एक प्रकार से दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के पूंजी के स्रोतों को दर्शाता है। ये चार्ट में देखिए आप, पूंजीकरण में समता पूंजी, अधिमान अंश पूंजी और ऋण पत्र, ये दीर्घकालीन स्रोत शामिल होते हैं। पूंजी संरचना में समता पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, प्रतिधारित अर्जने और ऋण पत्र ये शामिल होते हैं। और वित्तीय संरचना में ये समता, अधिमान अंश पूंजी, प्रतिधारित अर्जने, ऋण पत्र और चालू दायित्व इसमें और जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी संरचना जो है वो ज्ञात की जाती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एक संस्था में संबंधित निम्न सूचना से तीनों शब्दों पूंजीकरण, पूंजी संरचना, वित्तीय संरचना में आप अंतर जो है वो बताइए। तो अब ये अंतर क्या है देखिए, जैसे लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 4 लाख, और आपके रिटेन्ड अर्निंग्स 2 लाख है, और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, टोटल 10 लाख। तो ये 10 लाख क्या है, ये कंपनी की पूंजी के अलग अलग स्रोत हमको जो है वो बता रखे हैं। अब इनको आप समझेंगे तो कैपिटलाइजेशन कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो कैपिटलाइजेशन जो है उसमें दीर्घकालीन स्रोतों की कुल मात्रा हम लेते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख आ गया, और इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें 4 लाख रुपए जो है वो आ गए। तो ये एक प्रकार से 7 लाख रुपए तो इसमें हो गए आपके कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण हो गया कंपनी का। अब कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत हम क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो शेयर होल्डर का ही जो है वो पैसा होता है जो भविष्य के लिए रिजर्व एंड सरप्लस में रखा जाता है।
तो कैपिटल स्ट्रक्चर की दृष्टि से इसकी कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया 9 लाख रुपए का। अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा आपको बताया कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर में करंट लायबिलिटी हम और जोड़ देंगे। तो जो 9 लाख रुपए आ रहा है उसमें 1 लाख रुपए जो ये करंट लायबिलिटी है ये आप और जोड़ेंगे तो 10 लाख रुपए ये इसमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो आ गया। तो इस प्रकार से इन तीनों शब्दों में कहने को तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन बारीकी से देखें तो इन तीनों शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर है जिसका अर्थ हमको समझना बहुत ही आवश्यक है। अब इसी प्रकार एक शब्द और आता है संपत्ति संरचना, असेट स्ट्रक्चर। तो असेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? असेट स्ट्रक्चर हम किसको कहेंगे? तो ये संपत्तियों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। ऊपर हमने गणना करी है दायित्वों के आधार पर, और संपत्ति के आधार पर हम गणना करेंगे। तो संपत्ति संरचना का मतलब है व्यवसाय की जो कुल विनियोजित पूंजी है, सकल कुल विनियोजित पूंजी, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, उसको हम इसमें पूंजी संपत्ति संरचना के नाम से जो है वो जानते हैं। और जितनी भी कुल संपत्तियां होती हैं उन सभी प्रकार की संपत्तियों का जो योग है, चाहे स्थायी संपत्ति हो और चालू संपत्ति हो, उनके योग को हम जो है वो संपत्ति संरचना के नाम से जानते हैं। तो सूत्र रूप में आप इसको नीचे इस प्रकार से देख सकते हैं कि संपत्ति संरचना का मतलब है कुल संपत्तियां बराबर स्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां। तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत जो है वो ये समझ सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि पूंजी संरचना का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और विभिन्न जो शब्द हैं जिनमें अक्सर हम लोग कोई डिफरेंस नहीं समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटलाइजेशन क्या है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, और असेट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो इस प्रकार से ये पूंजी संरचना का अर्थ एक प्रकार से, और विभिन्न जो ये शब्द हैं इनका अर्थ हम जो है वो भली भांति इसमें समझ सकते हैं। धन्यवाद।